नमस्कार दोस्तों, मैं संजय गर्ग जयपुर से। यूपी चुनावों की गहमागहमी देश भर में शुरू हो चुकी है। आज मैं उसी से संबंधित एक विषय पर आप लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, योगी सरकार में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव रह चुके अनूप चंद्र पांडे को हाल में चुनाव आयुक्त बनाया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा, जिन्होंने अप्रैल में रिटायरमेंट ले लिया था, अप्रैल में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था, उसके बाद से एक तीसरे चुनाव आयुक्त की जगह खाली थी। उसी के चलते यह फैसला लिया गया है सरकार के द्वारा। हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि अनूप चंद्र पांडे का पिछला जो बैकग्राउंड है वो कैसा रहा है, क्या रहा है। अनूप चंद्र पांडे का ट्विटर अकाउंट अगर देखते हैं तो उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे मोदी और योगी की फोटो लगा रखी है, यानी बड़े फैन हैं मोदी और योगी के अनूप चंद्र पांडे। और एक बड़ी बात इनके बारे में मैं बताना चाहूंगा, आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब इनका मुख्य सचिव के रूप में जो है पदासीन इनको किया गया था, तो इनको 13 आईएएस अफसरों को पीछे छोड़ करके, उनको हटा करके, उनसे आगे इनको ला करके मुख्य सचिव जो है यूपी का, इनको बनाया गया था योगी जी के द्वारा। तो योगी जी के इनके संबंध किस तरह के होंगे, इस चीज का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। अनूप चंद्र पांडे जी का और योगी जी का जो संबंध है, इस बात से आसानी से लगाया जा सकता है कि 13 आईएएस सीनियर आईएएसओं को पीछे छोड़ करके इनको आगे लाया गया और आगे ला करके इनको मुख्य सचिव बनाया गया था। यह सरकार का अधिकार क्षेत्र होता है कि किस अफसर को जो है वो मुख्य सचिव की जिम्मेदारी देती है, क्योंकि मुख्यमंत्री को जो एडमिनिस्ट्रेशन संभलवाना होता है मुख्य सचिव के जरिए संभलवाना होता है। पूरा प्रशासन जो है, प्रशासनिक अमला मुख्य सचिव के अंडर में आता है और मुख्य सचिव जो है मुख्यमंत्री को बहुत ही भरोसे का और जो है सामर्थ्यवान अधिकारी जो है लगाना होता है। इसलिए वो जो है उसकी जो सीनियरिटी को छोड़ करके भी वो आगे ला करके उसको बनाया जा सकता है। ये सरकार का अधिकार होता है। लेकिन इस बात का यहां जिक्र करने का पर्पस सिर्फ इतना है कि उनके संबंध कैसे रहे हैं, ताकि जो है मतलब उनको जो उनका संबंध है, बीच का जो संबंध है योगी जी का और अनूप चंद्र पांडे जी का, वो कितना गहरा रहा होगा कि 13 आईएएस अफसरों को उन्होंने पीछे छोड़ करके उनको मुख्य सचिव बनाया था। उनका कार्यकाल जो है एज ए चीफ सेक्रेटरी जो है यूपी के, उनका खत्म हो गया था फरवरी 2018 में खत्म हो गया था और उसके बाद उनको 6 महीने का एक्सटेंशन जो है सरकार से मिला था और उसके बाद उनका रिटायरमेंट हो गया था। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि उनका चुनाव आयुक्त के पद पर पदासीन किया जाना यूपी चुनावों से सीधा सीधा संबंध रखता है, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसा लोगों का कयास लगाया जा रहा है कि चूंकि यूपी में चुनाव है और बड़े प्रभावशाली जो है आईएएस अधिकारी रहे हुए हैं, मुख्य सचिव रहे हुए हैं, तो जो पॉलिटिक्स है यूपी की और जो पॉलिटिकल सिनेरियो है यूपी का, उसमें मुख्य सचिव के रहते हुए अनूप चंद्र पांडे जी का एक बड़ा जो है हस्तक्षेप रहा है। और मैं समझता हूं वो उस हस्तक्षेप के जरिए आज भी उस चुनाव को प्रभावित करने में सक्षम होंगे, ऐसा मेरा मानना। और मेरा ही नहीं, मैं समझता हूं जो भी लोग थोड़ा सा भी विवेक रखते हैं वो इसको आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों, चुनाव आयुक्त का जो पद होता है या मुख्य चुनाव आयुक्त का जो पद होता है, वो ऐसा जो है निर्विवाद पद होता है जिसमें कोई विवाद किसी तरह का नहीं होना चाहिए। क्योंकि चुनाव प्रक्रिया ही अगर आप संदिग्ध बना देंगे, या चुनाव जो अधिकारी है या चुनाव आयुक्त ही अगर भरोसे लायक नहीं होगा, तो उसकी निष्पक्षता पे तो सवाल लगना लाजमी होगा। पहले सुनील अरोड़ा जी जो चेयरमैन रहे हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हुए हैं, तो उनके ऊपर भी ये एलिगेशंस बड़े जबरदस्त लगे कि उन्होंने बंगाल में चुनावों को प्रभावित करने का प्रयास किया और इनकी रैलियों को जो है परमिशन दे दी और वहां पे बहुत जबरदस्त इन्होंने रैलियां की और रैलियों से कोरोना फैला और इन्होंने चुनावों को प्रभावित, अपने जो है पद का
जो है बेजा इस्तेमाल करते हुए भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार के जो लोग थे वहां पे गए चुनाव की रैलियों में या जिस तरह से भी है, उनको किसी न किसी तरीके से जो है फायदा पहुंचाने का उन्होंने प्रयास किया। ऐसे आरोप सुनील अरोड़ा साहब के खिलाफ भी बहुत लगे हैं। तो मेरा यह मानना है कि चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त ऐसे लोगों को नियुक्त किया जाना चाहिए जिन पे कम से कम जो है अविश्वास लोगों का हो, या जो पॉलिटिकल जो कंटेस्टेंट हैं, जो पॉलिटिकल सिनेरियो में जो पार्टियां कंटेस्ट कर रही हैं, कम से कम उनका भरोसा नहीं तो कम से कम मैक्सिमम भरोसा, यानी ज्यादा से ज्यादा उन लोगों का भरोसा उस व्यक्ति पे जो है हो, ऐसा प्रयास सरकार को किया जाना चाहिए। हालांकि संविधान में ऐसा प्रावधान कहीं नहीं है कि भाई आप विपक्षी नेता से पूछ करके ही चुनाव आयुक्त लगा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सोनली और प्योरली मतलब पूर्णतः से सरकार के अधिकार क्षेत्र का मामला है। सरकार इसकी अनुशंसा करती है और प्रेसिडेंट के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, और चुनाव आयुक्त की भी नियुक्ति इसी तरह से की जाती है। यानी पूरी तरह से सरकार के अधिकार क्षेत्र में है कि किसको चुनाव आयुक्त लगाए, किसको मुख्य चुनाव आयुक्त लगाए, यह पूर्णतः सरकार के अधिकार क्षेत्र का मामला है। लेकिन चूंकि सरकार यह भी तो बताती है, यह दर्शाती है कि भाई हम निष्पक्षता से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर रहे हैं, तो उसको यह लाजमी हो जाता है। आपको एक वाकया बताता हूं, लाल कृष्ण आडवाणी जब उप प्रधानमंत्री थे, अटल जी के समय की बात बता रहा हूं, जब उप प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक प्रस्ताव दिया था कि भाई इस तरह की जो नियुक्ति है जो पूर्णतः सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है, और चुनाव अधिकारी चुनाव आयुक्त जो है, मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त जो चुनाव निर्वाचन आयोग है, वो देखिए प्रेसिडेंट का चुनाव लड़वाता है, प्रेसिडेंट का चुनाव करवाता है, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव करवाता है, लोकसभा राज्यसभा के चुनाव करवाता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमएलए जो विधायिका जो है उसका चुनाव वो करवाता है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स राज्य की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है उनके चुनाव करवाता है। यानी सारे चुनावों की जिम्मेदारी उस चुनाव आयोग के ऊपर होती है। तो लाल कृष्ण आडवाणी जी ने यह प्रस्ताव दिया था, और उसके बाद बहुत सारे प्रस्ताव पहले भी आए थे और बाद में भी, लेकिन उन्होंने बड़ा मजबूत एक प्रोफार्मा बना करके दिया था कि इस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त की चयन की प्रक्रिया इस तरह से होनी चाहिए जिसमें विपक्ष का जो नेता है उसको भी उसमें शामिल किया जाना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी उसमें शामिल किया जाना चाहिए, और कैबिनेट के एक या दो मंत्रियों को शामिल किया जाना चाहिए प्रधानमंत्री के अलावा। तो इस तरह से कॉलेजियम बना करके मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति इस तरह से की जानी चाहिए। ऐसा लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जो है एक मसौदा तैयार करके दिया था, और विपक्ष के कई लोगों ने भी उसका समर्थन किया था, लेकिन हालांकि वो ठंडे बस्ते में चला गया मामला। और एक चीज बताता हूं, अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगी हुई है कि साहब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति इस तरह से कॉलेजियम के जरिए कराई जाए उन्होंने। लेकिन क्या ये सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी में है कि चुनाव आयुक्त की चयन प्रक्रिया को जो है बदल दे? नहीं है। ये मामला पूर्णतः जो है व्यवस्था का मामला है, पूर्णतः ये अपना लोकसभा जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, यानी हमारे जो संसद है, संसद के दोनों सदनों का, बल्कि विशेषकर संसद का ही ये मामला है। संसद प्रस्ताव पारित करेगी और वो संविधान में संशोधन होगा, क्योंकि संविधान बनाने वालों ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की कि चुनाव आयुक्त को किस तरह से नियुक्त किया जाएगा। उन्होंने जो सीधी सीधी व्याख्या जो की है चुनाव आयुक्त के चयन की, वो ये की है कि सरकार की अनुशंसा पर प्रेसिडेंट के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाएगी मुख्य चुनाव आयुक्त, ये इस तरह का। तो संविधान में परिवर्तन वाला मामला हो गया, तो संविधान में परिवर्तन तो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं, वो तो मतलब ओवररीच वाला मामला हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट मैं समझता हूं इस याचिका को पूरी तरह से खारिज करेगा, और खारिज नहीं करके अगर कोई दिशा निर्देश जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, तो मैं समझता हूं कि वो अधिकारों की जो है दुरुपयोग वाला मामला हो जाएगा और ओवररीच वाला मामला हो जाएगा। खैर, हम उसमें नहीं जाते। तो मेरा कहने का मतलब है सरकारों द्वारा इस तरह से जो है अपने अधिकारों को दुरुपयोग करके जो है अनुशंसा और ये कहते हैं कि रिवार्ड वाली जो नियुक्ति है, उस तरह की नियुक्ति बहुत दी जाती है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज अरुण मिश्रा जी जो थे, जिन्होंने जो है मोदी जी के शान में कसीदे पढ़े थे, उनको NHRC का जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन अभी नियुक्त किया है। एक और मैं बताता हूं, बाबरी विध्वंस मामले में एक जो CBI के जज थे, उन्होंने 32 जो वो थे आयुक्त जो एक्यूज्ड आरोपी, उनको एक साथ रिहा कर दिया। 32 आरोपियों को। आप खुद ताज्जुब करिए, जो बाकायदा जिनकी वीडियोग्राफी है, जिनका सारा सबूत थे और CBI के पास सारे दस्तावेज थे, उनको उन महाशय ने एक साथ जो है फ्री कर दिया, रिहा कर दिया, मतलब उनको जो है आरोपों से बरी कर दिया।
तो उसको भी, उस जो सीबीआई के जज थे उनका नाम था सुरेंद्र यादव, सुरेंद्र कुमार यादव उनका नाम था। और कौन कौन से दिग्गज उसमें फंसे हुए थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, उमा भारती थी, कल्याण सिंह थे, मुरली मनोहर जोशी थे, और बड़े बड़े दिग्गज नेता उस आरोपों में घिरे हुए थे बाबरी विध्वंस के मामले में, जिनको बहुत ही गंभीर मामला था और सुप्रीम कोर्ट तक ने माना कि बहुत गंभीर जो कार्य जो हुआ है बाबरी विध्वंस का मामला। उनको बड़ी सजा होने वाली थी, लेकिन सीबीआई जो न्यायाधीश थे उन्होंने उनको पूरी तरह से बरी कर दिया, दोष मुक्त कर दिया। उनको एक रिवार्ड के रूप में सरकार ने, योगी सरकार ने उनको लोकायुक्त बना करके बिठा दिया। तो इस तरह की नियुक्ति आज ही नहीं है, पहले भी होती आई है। और इससे ऐसी जो नियुक्ति ये लोग देते हैं, जो सरकार में बैठे हुए जो लोग ये इस तरह की नियुक्ति देते हैं, वो नियुक्ति देने से जो है एक तो माहौल खराब होता है, जनता का सत्ता में जो भरोसा है वो डामाडोल होता है। और उससे क्या है, लोग सरकार में सत्ता में बैठे हुए जो पार्टी है, जो सत्तासीन जो लोग हैं, उनको आगे चुनावों में जो है इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो जनता की निगाह से बच जाते हैं। कोई भी ऐसा काम होता है तो आम आदमी उस सब चीज को वॉच करता है। अभी आप ये देखिए, अनूप चंद्र जो है पांडे, जो अभी चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं, सबके सवालिया निशान सरकार की तरफ टेढ़ी निगाह जनता की इसलिए हो चुकी है क्योंकि यूपी में चुनाव है और यूपी में इस तरह के विवादित व्यक्ति को चुनाव आयुक्त बनाना सबको संदेह के जो है, संदेह सबके दिमाग में संदेह को जो है पैदा कर रहा है। और मैं समझता हूं कि यूपी चुनावों को प्रभावित करने के उद्देश्य से उनको चुनाव आयुक्त बनाया गया। और मैं नहीं समझता, यूपी की जनता भी समझती है, और यूपी की जनता सरकार को, योगी जी को, मोदी जी को इस चीज का बाकूल जवाब यूपी के चुनावों में अवश्य देगी। ये मेरा दावा है इस बात का। ये सरकार को समझना चाहिए कि जो एक षड्यंत्र रच करके आप कोई चीज करते हैं और निष्पक्षता की को दांव पे लगाते हैं या पक्षपातपूर्ण कोई भी फैसला लेते हैं, तो जनता उसको जरूर वॉच करती है, जरूर देखती है। इसीलिए अडवाणी जी ने कहा था, अडवाणी जी तो खुद सत्ता में थे, फिर भी अडवाणी जी एक प्रपोजल लेकर गए, क्योंकि वो जानते हैं कि इसका खामियाजा जो है सरकार में बैठे लोगों को उठाना पड़ता है। अगर ऐसा पक्षपातपूर्ण आप फैसला करते हैं तो सत्ता में बैठे लोगों को भी तो फिर आगे चुनाव लड़ना है 5 साल के बाद, फिर उनको चुनाव लड़के सत्ता में आना है। तो वो कभी नहीं चाहते कि इस तरह का, जो समझदार जो सत्ताधारी होते हैं वो कभी नहीं चाहते कि हमारे ऊपर पक्षपाती होने का कोई भी तमगा लगे या कोई भी दाग लगे। इसलिए अडवाणी जी ने इसलिए अपनी को निष्पक्ष साबित करने के लिए प्रपोजल दिया। वो मानना नहीं मानना अलग बात है लोगों के, लेकिन लोगों के दिमाग में आज तक ये बात घर करी हुई है कि अडवाणी जी ने बड़ा अच्छा प्रपोजल दिया था। ये सही पॉलिटिशियंस का तरीका ये होता है। योगी जी का क्या तरीका है, अपना फायदा देखते हैं, मस्जिद गिरा दो, लोगों को बढ़िया लगेगा, हिंदू जो अंधभक्त हैं उनको अच्छा लगेगा, सुप्रीम कोर्ट का क्या है, हाई कोर्ट का क्या है, निपट लेंगे। मतलब उनकी मानसिकता अलग तरह की है। तो इस मानसिकता को जो यूपी का वोटर है वो बहुत क्लोजली वॉच कर रहा है, बहुत नजदीक से इस चीज को देख रहा है कि योगी जी ने किस तरह से फैसला लिया और मस्जिद को गिराने का आदेश दे दिया। हाई कोर्ट का डिसीजन होने के बावजूद मस्जिदें गिरवाई जा रही हैं यूपी में योगी सरकार के द्वारा। उसका सिर्फ कारण क्या है कि वो हिंदू वोटरों में यह साबित करना चाहते हैं कि मैं देखो हिंदुओं का नेता हूं और मैं मुस्लिम में विरोधी हूं। यह साबित करने में उनको यह फायदा है कि मुस्लिम वोटर्स तो वैसे भी मुझे वोट नहीं देते, कम से कम जो हिंदू जो मूर्ख हैं, जो मूर्ख बाहुल्य हिंदू हैं, उनको तो मैं कम से कम अपने जो है इसमें ट्रैप कर सकूं कि देखिए मैं ही हिंदुओं का एक बात हितैषी हूं और मैंने हाई कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए भी मैंने मस्जिद को गिरा दिया और इससे मैं हिंदू हृदय सम्राट बन गया और मेरे को हिंदू वोट दे देंगे। लेकिन यूपी का हिंदू एक बार आपसे ठगा जा चुका है योगी जी, और आपने 5 साल में क्या किया है, वो गंगा में तैरती हुई जो लाशें हैं ना, और गंगा के किनारे, नदियों के किनारे जो रेत में दबी हुई जो डेड बॉडियां हैं, वो आपके कर्मों को चीख चीख के जो है बता रही हैं आम जनता को। जो बॉडियां हैं, जो शव हैं, जो गंगा में तैरते शव हैं, जो कुत्ते जिनको शवों को नोच के खा रहे हैं, गिद्ध नोच के खा रहे हैं, वो शव चीख चीख के चिल्ला रहे हैं कि योगी जी ने किस तरह से हमारे साथ किया है। ऐसा नहीं है कि वो देख नहीं रहे, जनता भी देख रही है, उन शवों को भी देख रही है और वो फैसला कर रही है कि हमें करना क्या है। आप तो उसको भी मतलब जेल में ठूसने को तैयार है जो रो रहा है, अपने परिजन के मरने के बाद जो रो रहा है, वो चीख के चीत्कार कर रहा है, वो आपके सिस्टम पे सवाल उठा रहा है, वो आपके जो है मेडिकल सिस्टम पे सवाल उठा रहा है, उसको भी आप जेल में ठूसने को तैयार हो। आप उसके अंदर दहशत भर देना चाहते हो कि सरकार के खिलाफ अगर तेरे दिमाग में कोई सवाल भी आया तो तुझे जेल में भेज देंगे।
और फिर आप उनसे इस तरह की उम्मीद कर रहे हो कि वो आपको वोट देकर के आपको फिर दोबारा से सत्ता की कुर्सी पर बैठा देंगे। आप अनूप चंद्र पांडे जैसे जो है आपके चहेते आईएएस अधिकारी को आप चुनाव आयुक्त बनवा करके उस चुनावों को प्रभावित करा लेंगे, ये यूपी की जनता कभी नहीं होने देगी। हां, आप अच्छे काम करते, आप व्यवस्थाएं सुधारते, आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सुधारते। आपने तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यूपी में इतनी भयावह कर दी है कि लोग आम आदमी को डरने लगने लगा है। आप अपने चहेते को तो कुछ भी करने देंगे, वो हत्या करेगा, वो बलात्कार करेगा, वो अपराध करेगा, खुला रहेगा, उसको कोई जो है वो नहीं है, परेशानी नहीं है, कानून का कोई भय उसके लिए नहीं है। और आपका विरोधी कोई होगा, वो सत्य के लिए भी आवाज उठाएगा, उठाओ साला, जेल में डालो उसको। कोई आपके सिस्टम पे सवाल उठाएगा, उठाओ और जेल में डालो उसको। कोई आपका राजनीतिक विरोधी है, उठा के जेल में डालो उसको। कानून का भय दिखाना चाहते हो आप, तो उस तरह से वो सिस्टम नहीं चलेगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप जो है अनूप चंद्र पांडे को आप चुनाव आयुक्त बनवाइए, चाहे किसी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनवाइए। जनता का सवाल है तो जनता ही उससे निपटेगी और जनता ही आपको वोट देने वाली है और जनता ही आपको वोट जो है ना दे करके आपको सत्ता से